फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी को डिटेल में समझा था, उसकी मैकेनिज्म को और उस व्यतिकरण मापी के द्वारा किस प्रकार से आपको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले को भी हमने प्राप्त किया था और साथ ही साथ हम लोगों ने संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या-क्या कंडीशंस हो सकती है उन सभी को हमने प्राप्त किया था। आज हम लोग उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को यहां पर सीखेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक टर्म देखा था, कोफिशिएंट ऑफ फाइनेंस। आपको याद होगा तो हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ फाइनेंस, जिसको आपने एफ लिखा था और वो था आपका 4r 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो आज इसके फिजिकल मीनिंग को भी यहां पर समझेंगे। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम यहाँ पर आज सीखेंगे। ये छोटा जो क्वेश्चन होता है, आपका जो माइनर टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें आज के टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती है। तो आप ध्यान से समझिएगा आज हम क्या सीखने और समझने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है, फ्रिंजों की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं के मध्य विप्रयास। थोड़ा टिपिकल सा वर्ड है, इंग्लिश में आप अच्छे से समझ सकते हो। विप्रयास का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट, विप्रयास तथा दृश्यता। इंग्लिश में लिखा है विजिबिलिटी एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ फ्रिंजेस। अब ये क्या है इसको आप समझिए। देखिए विजिबिलिटी वाला वर्ड तो हम लोगों ने जब पतली फिल्म में व्यतिकरण पढ़ा था तब वहां पर आया था और मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था। विजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? आई मैक्सिमा माइनस आई मिनिमा अपॉन आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा। ये आपके पास फॉर्मूला था। अब आज हम समझेंगे कि विप्रयास या कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है। आपको पता है जो प्रतिरूप मिला है आपको, व्यतिकरण प्रतिरूप, उसमें क्या बन रही है? आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा यानी प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बन रही है। तो यदि आपके पास कोई एक ऐसा कोफिशिएंट हो, ठीक है ना, या आपके पास कोई ऐसा पैरामीटर हो जिसकी सहायता से आप ये बता सके या जिसकी सहायता से आप इस प्रकार से कह सके कि हमें ये जो प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनी है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। सपोज कीजिए आपने एक ऐसा कोफिशिएंट प्राप्त कर लिया जिसका मान अगर ज्यादा हो रहा है तो आप ऐसा कह सकते हो कि इन फ्रिंजों में हम विभेद आराम से कर सकते हैं, और अगर उसका मान कम हो रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन फ्रिंजों में हम विभेद आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो वो जो कोफिशिएंट या पैरामीटर अभी हम परिभाषित करेंगे वही क्या कहलाता है? फ्रिंजों का विप्रयास या कॉन्ट्रास्ट, ठीक है ना। बेटर कॉन्ट्रास्ट, बेटर कॉन्ट्रास्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप दो अलग अलग वस्तुओं में विभेदीकरण कितनी आसानी से कर पा रहे हो। अगर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है तो आप विभेदीकरण ज्यादा आसानी से कर रहे हो, अगर कॉन्ट्रास्ट कम है तो आप विभेदीकरण उतनी कम आसानी से कर पा रहे हो। बिल्कुल क्लियर कट है, सिंपल सी चीज है। इसको मैंने लिखा भी है, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने यहां पर लिखा है फ्रिंजों की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ही क्या कहलाता है? विप्रयास या कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। यानी जो भी फ्रिंज आपको मिल रही है उसमें मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वही आपका क्या कहलाएगा? विप्रयास या कॉन्ट्रास्ट कहलाएगा। और ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी आसानी से आप क्या कर सकते हो? दोनों में विभेद कर सकते हो। तो यही मैंने आगे लिखा है, यह अनुपात जितना अधिक होता है उतना ही आसानी से प्रदीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों में विभेद किया जा सकता है। बहुत सिंपल सी चीज है। कॉन्ट्रास्ट मतलब सिंपल सा, ध्यान रखिए, दो डिफरेंट चीजों में आप क्या कर रहे हो? विभेदीकरण कर रहे हो। कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है तो विभेदीकरण आसानी से, कॉन्ट्रास्ट कम है तो विभेदीकरण कम आसानी से। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? इसको दर्शाने के लिए हम इस तरह से सी से दर्शाते हैं और इसका मान क्या हो जाएगा? हमने लिखा ये ऊपर, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो ये आपका कहलाता है फ्रिंजों के मध्य विप्रयास। इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पता हो गया। इसको हम थोड़ा निकालते, देखो आप लोगों ने आई मैक्सिमा का फॉर्मूला निकाला था लास्ट लेक्चर में। वो क्या था आपका? वो था आपका ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। और आई मिनिमा क्या था आपका? आई मिनिमा था ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में निकाले थे, आपको याद भी रखना है। तो यहां से अगर मैं इस अनुपात को निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये मिनिमा नीचे वाला तो ये चला जाएगा ऊपर। तो देखो ये इस तरह से फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये देखिए आप इस तरह से बनेगा। और ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रास्ट का सिंपल सा मतलब होता है। फॉर्मूला तो आप आराम से निकाल लोगे, कॉन्ट्रास्ट का जो फिजिकल मीनिंग आपको विजुअलाइज होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सको कि कॉन्ट्रास्ट क्या है। तो क्लियर हो गया। तो हमने ये तो देख लिया, जो हमारी हेडिंग थी क्या थी? फ्रिंजों की अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं के मध्य विप्रयास। तो विप्रयास हमने समझ लिया। अगला है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हम जानते हैं, उसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं।
तो विजिबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद ही है, विजिबिलिटी को हम इस तरह से V से दर्शाते हैं और वो क्या होता है, आई मैक्सिमा माइनस आई मिनिमा अपॉन आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा। तो अब इसका फाइनल एक्सप्रेशन भी हमें निकालना पड़ेगा, वो एज इट इज याद रखना है, मैं यहाँ निकाल के आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। आप जैसे इन सब मानों को रखोगे, एक बार मैं लिख देता हूँ, चलो ये आपका आई मैक्सिमा हो गया 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सिंपल सा दिखते आंसर आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर टी स्क्वायर सब में कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों आपके कॉमन आएंगे तो ऊपर नीचे ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ, ये तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, क्लास 10th में हम इसको सीख सकते हैं। 1 प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। बाकी सब कैंसिल आउट हो गए, ये नीचे वाले भी कैंसिल आउट हो गए, ऊपर वाले भी कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये कॉमन आकर के ये 1 प्लस आर स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर आ गया, और उधर आ गया 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, तो जैसे ही ओपन करोगे तो ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r, ये माइनस, और इसको ओपन करोगे तो होगा 1, तो ये माइनस के कारण -1, ये होगा प्लस आर स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस आर स्क्वायर, और माइनस 2r तो बाहर माइनस है तो वो हो गया प्लस 2r। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r। तो ये देखो ये सब कैंसिल आउट हो रहे हैं आपके, यहाँ पर आपका ये 2r कैंसिल आउट हो रहा है, तो पीछे ऊपर तो हो गया आपका देखो कितना 4r, और नीचे हो गया ट्वाइस ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर। देख लीजिए आप आराम से, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपके पास v क्या आ गया, फाइनली v आ गया 2r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। या कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ 1 प्लस आर का होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर है 1 प्लस आर स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन भी आपको ध्यान रखना है, विजिबिलिटी का एक्सप्रेशन ये आता है। हमने विप्रयास यानी बेटर कॉन्ट्रास्ट के लिए जो एक्सप्रेशन था वो भी फाइंड कर लिया, और हमने विजिबिलिटी के लिए भी एक्सप्रेशन जो था वो फाइंड कर लिया। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको समझनी थी। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि जो फ्रिंजेस बनेगी, फ्रिंजेस बेसिकली क्या हो गया, जो आपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था इंटेंसिटी का फॉर्मूला, I इजिकल टू I0 अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर 5/2। तो यहाँ पर चेंजेस क्या क्या हो रहा है, देखो I0 तो फिक्स है जाएगा क्योंकि जो उसका मान तो फिक्स है, एफ क्या था 4r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। आर के मान अलग अलग हो सकते हैं, आर का मतलब क्या था, रिफ्लेक्टेंस। आपने देखा होगा ना, जो आपका कैपिटल आर था वो किसके बराबर था, वो था इस आर स्क्वायर के बराबर, और आर स्क्वायर जो भी आप मटेरियल काम में लेते हो उस पर डिपेंड करता है। तो मटेरियल चेंज होगा तो आर का मान भी चेंज होगा, लेकिन अगर आपने मटेरियल फिक्स कर दिया तो आर भी फिक्स है, अगर आर फिक्स है तो एफ भी फिक्स है। तो अल्टीमेटली चेंज क्या कर सकते हो, फाई। तो जो ग्राफ बनेगा आपका किसी एक पर्टिकुलर आर के लिए, कैपिटल आर के लिए, वो किसके बीच में बनेगा, आई और फाई के बीच में बनेगा। तो वो जो ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उस ग्राफ में हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिल रही है, और वो चीजें जो है उसको मैं यहां नोट डाउन कर देता हूं, उसको एक बार आप समझिए, आगे देखिए एक बार आप देखिए। अगला हमें क्या समझना है, मैंने हेडिंग लिखी है फ्रिंजों की तीक्ष्णता तथा अर्ध चौड़ाई, हाफ विड्थ एंड शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए अब इसको आप। मैं यहां पर एक लाइन लिखता हूं, आर के किसी निश्चित मान के लिए आई यानी इंटेंसिटी व फाई के मध्य निम्न वक्र यानी ग्राफ प्राप्त होता है। कैसा मिलेगा, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो आई होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है I0 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर 5/2, और एफ क्या हो गया, एफ हो गया आपका 4r 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो आर मैंने फिक्स कर दिया तो एफ भी फिक्स, I0 फिक्स। तो चेंजेस किस में हो रहा है, फाइव में चेंज करोगे तो आई में चेंज हो जाएगा। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ मिलता है वो मैं आपको बता देता हूं किस तरह से मिलेगा। देखो एक बार आप,
जो ग्राफ मिलेगा आपको वो इस तरह से मिलेगा ग्राफ, ठीक है। ये आपकी इधर हो जाएगी इंटेंसिटी, इधर हो जाएगा आपका कलांतर, ये इस तरह का ग्राफ मिलता है। आर चेंज होगा तो फिर इस प्रकार से ग्राफ आपको मिलते रहेंगे। तो अब इस ग्राफ के आधार पर जो मैंने हेडिंग लिखी है, फ्रिंजों की तीक्ष्णता तथा अर्ध चौड़ाई, इन दोनों को हमें समझना है। अब देखिए तीक्ष्णता या शार्पनेस को आप कैसे समझोगे, मैं यहां पर कुछ ग्राफ्स बना रहा हूं, उसको आप एक बार देखिए। देखो मैं 3-4 ऐसे रैंडम ग्राफ बना रहा हूं। जैसे मैंने मान लो सपोज करो एक ग्राफ बना दिया इस तरह का, एक मैंने बना दिया इस तरह का, एक मैंने बना दिया इस तरह का, ये 3 तरह के ग्राफ दिख रहे हैं। तो मुझे बताइए कौन सा ग्राफ ज्यादा तीक्ष्ण यानी शार्प है। ये वाला ग्राफ क्या है, शार्प है। शार्प मतलब क्या हो गया, बिल्कुल इसकी जो चौड़ाई है दोनों के बीच की वो क्या है, कम है, तो ये शार्प हो गया। ये इसकी तुलना में कम शार्प है, ये बिल्कुल ही कम शार्प है। तो दो शब्द होते हैं, शार्पर और ब्रॉडर। ब्रॉडर का मतलब हो गया ज्यादा चौड़ा और शार्पर का मतलब हो गया ज्यादा तीक्ष्ण, ठीक है। तो ये तो ब्रॉडर है और ये शार्पर है। तो तीक्ष्णता वर्ड को आप समझ गए। अगर आपको ग्राफ इस प्रकार से मिल रहा है इस तरह का, तो वो हम कह रहे हैं ज्यादा तीक्ष्ण है। ऐसा मिल रहा है तो इसकी तुलना में ये कम तीक्ष्ण है या ब्रॉड है, और ये है वो इन दोनों की तुलना में क्या है, ज्यादा ब्रॉड है या सबसे कम तीक्ष्ण है। क्लियर कट हो गया इस तरह का। अब उस तीक्ष्णता को हम परिभाषित मैथमेटिकली कैसे करेंगे, उस मैथमेटिकली रूप से परिभाषित करने के लिए जो टर्म हम काम में लेंगे वो होता है अर्ध चौड़ाई। यानी कोई भी फ्रिंज जो है, फ्रिंजेज है, उनकी तीक्ष्णता को हम किसके रूप में दर्शाते हैं, अर्ध चौड़ाई के रूप में दर्शाते हैं। तो आप इसी को आगे एक लाइन में समझ लीजिए। मैं एक लाइन लिख देता हूं तो आप नोट कीजिए। फ्रिंजों की तीक्ष्णता को अर्ध चौड़ाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपने समझ लिया तीक्ष्णता का मतलब क्या है, उसको आपने विजुअलाइज कर लिया, ठीक है ना। शार्पर या तीक्ष्ण फ्रिंज का क्या मतलब है। अब उसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं, अर्ध चौड़ाई के द्वारा या हाफ विड्थ के द्वारा। अब ये हाफ विड्थ क्या होती है उसको समझिए। तो वापस से देखिए उस ग्राफ को मैं एक बार वापस बनाता हूं। ये जो हमने ग्राफ बनाया था, ठीक है, आई और फाई के बीच में इस तरह का ये जो ग्राफ हमारा बना था, तो ये तो इसका जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये था आपका आई मैक्सिमम। अब अर्ध चौड़ाई को हम कैसे परिभाषित करते हैं कि जिन दो पॉइंट्स पर तीव्रता अपने अधिकतम मान की आधी रह जाती है वो क्या कहलाती है, अर्ध चौड़ाई। देखिए इसको आप देखिए, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इसका आधा भाग कहां आएगा, यहां पर आएगा। यानी ये जो भाग है आपका, ये वाला भाग, यहां पर मुझे बताओ तीव्रता कितनी होगी, आई मैक्सिमम 2 होगी, ठीक है ना। तो इसको कर देखिए आप कैसे होगा। ये 2 पॉइंट मिले आपको इस ग्राफ पर, एक तो ये और एक ये। इन पॉइंट पर तीव्रता कितनी है, अपने अधिकतम मान की आधी है। तो इन 2 पॉइंट के संगत आपको देखो क्या क्या मिल रहा है, 2 अलग अलग कलांतर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मुझे बताओ। यहां पर कलांतर का मान क्या होगा, कुछ मान लीजिए φ1 होगा। यहां पर कलांतर का मान क्या होगा, कुछ φ2 होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है φ2 माइनस φ1, वही आपका क्या कहलाता है, अर्ध चौड़ाई या हाफ विड्थ कहलाता है। तो हाफ विड्थ को हम कैसे परिभाषित करेंगे, दो कलांतर जो भी है उनके बीच का अंतर अर्ध चौड़ाई है, लेकिन वो 2 कलांतर कौन से हैं, वो 2 कलांतर उस बिंदुओं पर प्राप्त होंगे जहां तीव्रता का मान अपने अधिकतम मान का क्या होती है, आधा रह जाती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया इस डायग्राम से। उस लाइन को मैं यहां नोट कर देता हूं, उसको एक बार आप लिख लीजिए। यहां पर मैं लिख देता हूं अर्ध चौड़ाई को किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। आप लिखिए, वह कलांतर जिस पर फ्रिंजों की तीव्रता अपने अधिकतम मान की आधी रह जाती है, अर्ध चौड़ाई कहलाती है, हाफ विड्थ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी है, डायग्राम से मैंने आपको बता दिया।
दो कलांतर के बीच का डिफरेंस ही हाफ विड्थ होगा, और वो कलांतर कौन से होंगे? वो कलांतर वो होंगे जो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो आधी इंटेंसिटी है उसके संगत प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दो कलांतर, इनके बीच का डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा? अर्ध चौड़ाई कहलाएगा। डेल्टा फाई जो होगा वो हमेशा फाई टू माइनस फाई वन होगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जो डेल्टा फाई है आपका वो होगा फाई टू माइनस फाई वन। क्लियर कट है ये चीज है। अब इसके लिए थोड़ा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम निकालते हैं कि कब, क्योंकि आपको देखो बताना तो क्या है कि ग्राफ कब शार्पर होगा या कब ब्रॉडर होगा, यानी कब तीक्ष्ण होगा ज्यादा या कब कम तीक्ष्ण होगा। फिर हमने ये देखा कि तीक्ष्णता को हम दर्शाएंगे कैसे? अर्ध चौड़ाई से। फिर अर्ध चौड़ाई होती क्या है वो भी हमने समझ लिया। तो अब जब हमने अर्ध चौड़ाई को समझ लिया तो हम एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला या एक्सप्रेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं सॉरी, जिसकी सहायता से आप ये बता सको कि ग्राफ तीक्ष्ण कब होगा ज्यादा और कब होगा कम। क्लियर है? तो अब देखो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। तो देखो अर्ध चौड़ाई की स्थिति में आप क्या लिख सकते हो? अर्ध चौड़ाई के लिए जो तीव्रता होती है वो हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है? हाफ होती है। तो उस चीज का मैं यूज कर रहा हूं। देखो यहां पर आप यहां पर लिखिए अर्ध चौड़ाई के लिए, अर्ध चौड़ाई के लिए आप क्या जानते हो? अर्ध चौड़ाई के लिए जो तीव्रता है आई, वो हमेशा क्या होती है? आई मैक्सिमम अपॉन 2 होती है। और जनरल आई का फॉर्मूला, जो आपका जनरल आई होता है उसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? आई होता है आपका आई जीरो 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर पाई बाई 2। आई जीरो कह दो या आई मैक्सिमम कह दो, दोनों एक ही बात है। इसको आई जीरो भी कह सकते हो या ये आपका आई मैक्सिमम, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना? तो देखो अब मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूं। तो यहां पर ये हो जाएगा आई मैक्सिमम अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर 5/2, और ये आपका आई मैक्सिमम अपॉन 2। तो आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम कैंसिल आउट हो जाएगा। हम इसको आगे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब रिजल्टेंट क्या रहेगा आपका, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। देखो चला जाएगा तो ये 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर 5/2 किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। तो ये लीजिए 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये हो गया आपका एफ साइन स्क्वायर 5/2, 2 माइनस 1 1 हो गया। फाइनली आपका साइन स्क्वायर 5/2 ये हो गया 2 अपॉन एफ, और जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये सिंपल सा आपका साइन 5/2 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन एफ। क्लियर है? क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा मिस्टेक तो नहीं हो गया? ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा मिस्टेक कर दी ना अपन। देखो 2 माइनस 1 तो 1 होता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। ये हो गया 1, ये हो गया आपका 1 अपॉन एफ, ये हो गया 1 अपॉन रूट एफ। क्लियर? थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब देखिए आपको पता है ये कलांतर का मान बहुत कम होता है। फाई का मान अगर अल्प है तो उस स्थिति में साइन थीटा क्या होता है? थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिखिए अल्प फाई के लिए आप क्या लिख सकते हो? साइन 5/2 इज इक्वल टू 5/2। जैसे आप इस चीज का यूज करोगे तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा? देखो 5/2 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट एफ। तो यहाँ से फाई क्या हो गया? प्लस माइनस 2 अपॉन रूट एफ। ये आपके आ गया। तो प्लस माइनस है तो ये फाई, हमें दो मान मिल रहे हैं बेसिकली। कौन कौन से? उस ग्राफ से देखिए, एक फाई 1 मिल रहा है, एक फाई 2 मिल रहा है। तो एक को आप, तो यहाँ पर आप फाई को लिख दीजिए, फाई 2 को लिख दीजिए आप 2 अपॉन रूट एफ, और फाई 1 को लिख दीजिए माइनस 2 अपॉन रूट एफ। ठीक है, एक ही बात है, किसी को लिख सकते हो। अंतर कुछ भी होगा वो दोनों का डिफरेंस हमेशा चेंजेज हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं डेल्टा फाई निकालना चाहूं तो डेल्टा फाई मुझे क्या मिलेगा? फाई 2 माइनस फाई 1, और डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? देखो फाई 2 है आपका 2 अपॉन एफ रूट एफ, और माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 अपॉन रूट एफ। और एफ आप जानते हो एफ क्या होता है? एफ होता है आपका 4r 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो जैसे आप इसको रखोगे तो 4r, तो 4 का बार आके 2, तो 2 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा। देखो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा? ये फाइनल ये तो चला जाएगा ऊपर आपका, ये 2 और ये 1 माइनस आर अपॉन रूट आर। ये आपका डेल्टा फाई का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। एक बार इसको आराम से आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसका इंटरप्रिटेशन ढंग से कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कीजिए।
अब इसका फाइनल इंटरप्रिटेशन क्या आ रहा है, इससे देखिए आप, अगर मैं आपसे कहूं कि आर का मान सपोज करो बढ़ रहा है, तब डेल्टा फाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप सोच के देखिए। जैसे आर का मान बढ़ेगा तो 1 माइनस आर, चूंकि आर ऊपर घट रहा है तो ऊपर वाली जो क्वांटिटी है, जो आपका अंश है, जो न्यूमरेटर है, वो भी कम हो रहा है क्योंकि माइनस आ रहा है। और हर बढ़ रहा है, जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल राशि कम होती है। तो देखो आर के बढ़ने का क्या इफेक्ट हो रहा है, जब आर बढ़ेगा तो अंश कम हो रहा है, हर बढ़ रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट एक तरह से क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कम ही होगा आपका। कहने का मतलब है कि आर के बढ़ने पर डेल्टा फाई का मान कम होगा। डेल्टा फाई कम होने का मतलब क्या है कि जो फाई 1 फाई 2 दोनों क्या आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, तभी तो वो कम होगा। पास आ रहे हैं तो आपका ग्राफ कैसा होगा, ज्यादा तीक्ष्ण होगा या कम तीक्ष्ण होगा। जब पास आएंगे तो आपका ग्राफ होगा ज्यादा तीक्ष्ण। यहां से क्या निष्कर्ष निकल गया कि अगर आर ज्यादा है तो उसके लिए जो आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना, वो ग्राफ कैसा होगा, तुलनात्मक रूप से ज्यादा तीक्ष्ण होगा। तो इस प्रकार से भी हम यहां पर बता सकते हैं। यहां पर एक लाइन आप लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, वो अपन यहां लिख देते हैं, ठीक है, आप लिखिए। स्पष्ट है कि जैसे जैसे आर का मान बढ़ता है वैसे वैसे डेल्टा फाई का मान कम होगा। और डेल्टा फाई अगर कम है अर्थात अर्थात वक्र की तीक्ष्णता बढ़ेगी। क्लियर है, बढ़ेगी क्योंकि डेल्टा फाई कम हो गया तो वक्र क्या हो जाएगा, ज्यादा तीक्ष्ण हो जाएगा। तो यहां से भी आप आराम से बता सकते हो, आर का मान कंसीडर करके भी आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, किसके बारे में, कि जो हमने फेब्री पेरो व्यतिगण मापी पढ़ी थी, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में उसका पूरा डिस्कशन किया था, और कुछ टॉपिक जो उसको और आगे हमें समझने के लिए जरूरी थे उनको आज हमने देख लिया। हमने ये देख लिया कि जो फ्रिंजेस होती है उनमें कॉन्ट्रास्ट को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब मैक्सिमा और मिनिमा को आप कितनी आसानी से डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो वो हमने देख लिया। फिर हमने विजिबिलिटी को देख लिया, और फिर हमने देखा कि फ्रिंजों की तीक्ष्णता, एक टॉपिक आया था फ्रिंजों की तीक्ष्णता और अर्ध चौड़ाई, तो वो भी हमने पूरा डिटेल में समझ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर जितना हो सकता है वो मैंने पूरा का पूरा बोर्ड पर लिख करके आपको बता दिया है। आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस लेक्चर के साथ हमारा जो फेब्री पेरो व्यतिगण मापी वाला टॉपिक है वो अब कंप्लीट हो जाता है। अब आप एक काम कीजिए, हमेशा की तरह हम लोग जो क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, ठीक है ना, उस क्यूआर कोड की आप पिक्स ले लीजिए ताकि आपको पैनल पीडीएफ के रूप में वो नोट्स मिल जाए। जनरेट हो रहा है, 1 मिनट का टाइम लेगा ये थोड़ा, तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया, इसकी आप पिक ले लीजिए। अब इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।